उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले एक बड़ी खबर देहरादून से। भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर सीएम धामी ने कहा कि सरकार की ओर से गठित कमेटी दोनों मामलों को लेकर काम करेगी। इसके बाद भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र पर अपनी रिपोर्ट देगी। अपर मुख्य सचिव वाली समिति को मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होने के लिए मानक निर्धारित करने का जिम्मा भी दे दिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि सरकार पूरी तरह से राज्य के लोगों के साथ है और मेरे लिए राज्य का हित सर्वोपरि है। मूल निवास और मजबूत भू कानून को लेकर आज राजधानी में एक महा रैली होनी है और इस रैली को विभिन्न संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। इतना ही नहीं, रैली के पक्ष बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म में भी लोग खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं। रैली से ठीक पहले सरकार ने भी इन दोनों मुद्दों पर एक हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है। रैली का आयोजन सुबह 10 बजे के करीब परेड ग्राउंड में होगा और इस पर सभी निगाहें लगी रहेंगी। जो मोदी है ना नाम की रैली होती है। उधर स्वाभिमान रैली निकालने जा रहे संगठनों का आरोप है कि हमारी रैली को विफल करने के मकसद से उसी दिन पीएम मोदी के नाम पर रैली बीजेपी कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि उसके कार्यक्रम नियमित रूप से होते रहते हैं और उसी क्रम में इस रैली का आयोजन हो रहा है। निश्चित तौर पर क्योंकि ये 24 तारीख वाला वो मोदी जी है वाला जो भी है कार्यक्रम, पहले तो हमने कहीं सुना नहीं था। ये 24 तारीख की जो हमारे संगठनों की हमारी जो तैयारी चल रही है उसको सैबोटाज करने के लिए या उसको कमजोर करने के लिए वो रैली निकालने हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। विजयवर्धन उप्रेती हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। आरोप ये लगाया जा रहा है कि पहले से बीजेपी का कार्यक्रम यहां पर तय नहीं था और जब यहां पर भू कानून को लेकर देहरादून में रैली हो रही है तब बीजेपी की ओर से भी मोदी है ना नाम के अभियान को चलाया जा रहा है। और किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, विजय जरा विस्तार से बताइए पूरी खबर। लेकर हो या मूल निवास को लेकर हो, पिछले हफ्ते भर से एकाएक उत्तराखंड का जो सियासी पारा है वो एकाएक चढ़ा हुआ है, क्योंकि 2012 के बाद जिस तरीके से मूल निवास को खत्म किया गया, एक बार फिर ये बहस छिड़ी हुई है कि राज्य में जो स्थायी निवास है और मूल निवास का मुद्दा है वो किस तरीके से हल हो। क्योंकि राज्य के जो मूल निवासी है वो चाहते हैं कि स्थायी निवास के अलग उनके लिए व्यवस्था की जाए, राज्य उनका है, राज्य के भीतर उनके हक हकूक जो है वो सुरक्षित रखे जाए। उसी तरीके से लैंड का भी जो मुद्दा है, क्योंकि तिवारी सरकार और खंडूरी सरकार के वक्त जो भू कानून था उसे त्रिवेंद्र सरकार ने एक तरीके से खत्म कर दिया है, निष्प्रभावी उसको किया है। तो दोबारा ये मुद्दा उठ रहा है कि यहाँ पर एक सशक्त भू कानून लागू हो ताकि यहाँ के जो हक हकूक हैं, जमीन जल जंगल जमीन का सवाल है वो यहाँ पर बचा रहे। तो इसको लेकर एक तरफ से विभिन्न संगठन है, जिनमें जन संगठन है, राज्य आंदोलनकारी, उन्होंने एक कॉल किया आज देहरादून के भीतर कि किसी भी तरीके से एक सशक्त भू कानून के साथ और मूल निवास का मुद्दा भी यहां पर हल हो, उसको लेकर एक कार्यक्रम यहां पर हुआ है। हालांकि उसको देखते हुए सरकार भी अलर्ट मोड में आई है, सरकार भी इस बात को भांप रही है, इस गर्माहट को भांप रही है। उसने एक कमेटी का यहां पर गठन किया है दोनों मुद्दों को लेकर। जो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद ही सरकार आगे को बढ़ेगी। लेकिन इसी के साथ एक सियासत भी यहां पर गरमाई है, क्योंकि बीजेपी पर जो आंदोलनकारी संगठन है जिन्होंने ये कॉल की है भू कानून को लेकर, उनका कहना है कि उनके मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी अपने कार्यक्रम यहां पर लगा रही है। तो आपने देखा कि काशी सिंह ये आरोप भी लगा रहे हैं कि मोदी होना जैसा कोई प्रोग्राम यहां पर नहीं था, बावजूद उसके ठीक उसी दिन उसी समय पर यहां पर इस कार्यक्रम को लगाया गया है। लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि उनका कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है और वो भू कानून आंदोलन को नहीं है। ठीक है, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया विजयवर्धन उप्रेती। आगे बढ़ते हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पार्टी आज मैं हूं ना की तर्ज पर मोदी है ना अभियान का आगाज करने जा रही है, जिसके तहत रैली का आयोजन किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस रैली के जरिए प्रदेश भर के युवाओं को जोड़ा जाना है। राजधानी की महानगर इकाई इस रैली को लेकर खास भूमिका में दिखाई दे रही है।
3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस संगठन में फेरबदल किया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा को बनाया गया है और उत्तराखंड कांग्रेस में कई बार गुटबाजी भी सामने आ चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कुमारी शैलजा कांग्रेस की गुटबाजी को दूर कर पाएंगी। कांग्रेस आलाकमान पर लगातार दबाव के बाद कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ से हटाकर उत्तराखंड भेजने का फैसला किया है। हालांकि उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी त्रिवेंद्र यादव भी पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद विवादों में थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह की अगुवाई वाला गुट यादव की खुलेआम मुखालफत करता रहा। उत्तराखंड कांग्रेस भी लगातार गुटबाजी से जूझ रही है। अब जब देवेंद्र यादव की विदाई हो चुकी है, ऐसे में सवाल ये है कि विवादों में रही शैलजा क्या उत्तराखंड के सभी धड़ों को एक कर पाएंगी। मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रही शैलजा हरियाणा से आती हैं। वहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनका मनमुटाव जग जाहिर है। उत्तराखंड कांग्रेस के कई नेता मानते हैं कि कांग्रेस आलाकमान की करीबी शैलजा को उत्तराखंड में एडजस्ट भर किया गया है। वो पहाड़ में कितना समय दे पाएंगी या कांग्रेस को संजीवनी दे पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल शैलजा की नियुक्ति से प्रीतम सिंह गुट जरूर खुश है। छत्तीसगढ़ में शैलजा के साथ प्रीतम सिंह को चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18, देहरादून। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी को आचार्य महामंडलेश्वर बने हुए 25 साल हो गए हैं और इस मौके पर हरिद्वार के हरिहर आश्रम में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव नाम का बड़ा धार्मिक आयोजन आज से शुरू हो रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में आध्यात्मिक तौर पर और राजनीतिक क्षेत्र की कई बड़ी हस्तियों की मौजूदगी रहेगी। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत आध्यात्मिक महोत्सव के पहले सत्र में शामिल होंगे। धर्म सभा सत्र में देश भर के कई दिग्गज साधु संत हरिहर आश्रम में जुटेंगे। अगले 2 दिनों में कई बड़े नेता और दूसरे राज्यों के राज्यपाल भी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। हाँ, 3 दिन के उत्सव हैं। उन 3 दिन के उत्सवों में हम ऐसे ही विचार पर मंथन करेंगे कि हम पूरे विश्व को एकता के साथ या प्रेम और सौहार्द के साथ कैसे देख सकें, अथवा तो भारत के उन्नयन उत्थान के लिए, या कि भारत में किस तरह से शिक्षा का और अधिक प्रसार हो, या किस तरह से महिलाओं का सम्मान हो, या किस प्रकार से जो साधनहीन और दुर्बल हैं उन्हें कैसे और अधिक संस्कार, विचार, अन्न, अक्षर, औषधि के द्वारा उनकी सेवा की जा सके। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं और पुलकित हमें बताएंगे कि आज पूरे दिन ये क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कौन कौन से खास मेहमान आज पहुंचने वाले थे इस कार्यक्रम में। देखिए, देश के जाने माने बड़े संत हैं स्वामी अवधेशानंद गिरी, जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर है। तो आचार्य महामंडलेश्वर बने हुए जो अवधेशानंद गिरी जी को जो है वो 25 साल पूरे हो गए हैं। हरिद्वार के कनखल स्थित हरिहर आश्रम में इसको लेकर जो है 3 दिवसीय एक दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन इसमें किया जा रहा है। आज से ये कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। आज 10 बजे से जो है इसका पहला सत्र शुरू होगा और इसमें रोजाना 3 दिन तक 2-2 सत्र इसमें चलेंगे। आज पहले दिन जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पर जो है शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस सत्र में शुरू रहेंगे। मोहन भागवत कल रात ही जो है हरिहर आश्रम में पहुंच चुके हैं और रात्रि विश्राम उन्होंने वहीं पे किया है और सुबह जो है एक यज्ञ के बाद जब इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो मोहन भागवत पहले सत्र में जो है शिरकत करेंगे और उसमें जो है संबोधित भी करेंगे। पहला सत्र जो है धर्म सभा नाम से सत्र आयोजित किया गया है, जिसमें मोहन भागवत रहेंगे, आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी रहेंगे और उसके अलावा देश के कई जाने माने दिग्गज साधु संत आध्यात्मिक क्षेत्र की बड़ी हस्ती यहाँ पर शामिल रहेंगी और धर्म को लेकर, आध्यात्मिक विषयों को लेकर और कई समाज सुधार के विषयों को लेकर इसमें जो है चर्चा की जाएगी और उसका मंथन निकालने की जो है कोशिश की जाएगी। उसके अलावा शाम के वक्त जो सेशन होना है उसमें जो रंगमंच के कुछ कार्यक्रम है, जो कुछ धार्मिक अभिनय के जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं, लोक कलाकारों के कुछ कार्यक्रम होने। इसी तरह से 3 दिनों तक ये पूरी श्रृंखला चलेगी और इसमें कई राजनीतिक हस्तियां शामिल होंगी, आध्यात्मिक क्षेत्र की, सामाजिक क्षेत्र की बड़ी हस्तियां यहाँ पर शामिल होगी। आज जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पहुंचने का भी कार्यक्रम है, वो भी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं और बताया जा रहा है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी कार्यक्रम में। ठीक है पुलकित, आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण अवैध प्लॉटिंग और बिना नक्शा पास किए भवनों पर लगातार कार्यवाही कर रहा है।
वहीं पिछले 1 महीने में 23 से ज्यादा अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि बिना नक्शा पास कर बनाए जा रखे 5 भवनों पर भी कार्रवाई की गई है। लेकिन अभी तक कई भूमाफिया अवैध तरीके से कॉलोनियां काट रहे हैं। वहीं HRDA ने सख्त निर्देश दिए हैं, यदि बिना नक्शा पास किए भवन निर्माण होता है, प्लॉटिंग की जाती है और उस पर भी तो कार्रवाई करने की प्लानिंग है। मनोज जियाल हमारे साथ रुड़की से लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ HRDA का एक्शन लगातार जारी है और अभी तक कई कार्रवाई की भी जा चुकी है और आगे भी भविष्य में ऐसी कार्रवाई होगी। कहां पर ये कार्रवाई हुई है, जरा विस्तार से बताइए। मैं आपको बताऊंगा, HRDA हरिद्वार रूट की विकास प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है। भगवानपुर, हरिद्वार और जो अन्य देहात क्षेत्रों में वहाँ पे लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन कई भूमाफिया अभी भी ऐसे हैं, इसके बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और बिना नक्शा पास किए हुए अवैध तरीके से प्लॉटिंग और भवनों का निर्माण कर रहे हैं। इसको लेकर HRDA ने साफ दिशा निर्देश किए हैं कि यदि कहीं भी इस तरीके की कोई कार्रवाई होती है, इस तरीके का कोई अवैध जो प्लॉटिंग है वो की जाती है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है और लगातार कार्रवाई अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ की जा रही है। उनका साफ कहना है कि पिछले 1 महीने में 23 कार्रवाई HRDA ने की है और 5 जो भवन है जो बिल्डर बना रहे हैं उनको सील भी किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो अवैध प्लॉटिंग है उसको लेकर भी HRDA लगातार सख्त नजर आ रहा है और उन्होंने साफ दिशा निर्देश जो HRDA के जो भूमाफिया हैं उनको साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि इस तरीके की जो भी अवैध प्लॉटिंग होगी, जो भूमाफिया हैं और उन पे अवैध कब्जा करेंगे, उसको ध्वस्तीकरण की लगातार कार्रवाई की जाएगी। और जब इस तरीके की कार्रवाई होती है तो जो कहीं ना कहीं भूमाफिया में हड़कंप जरूर मचता है, लेकिन कई शहर और देहात क्षेत्र में जो भूमाफिया हैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और जो नक्शा पास कराने की यदि बात करते हैं और नियमों की धज्जियां उड़ाकर अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जाती है। लेकिन हमारी HRDA से बात हुई तो उनका साफ कहना था कि यहाँ पे जो भी भूमाफिया हैं, जो भी बिल्डर्स हैं, वो बिना नक्शा पास किए हुए यदि इस तरीके के भवन बनाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज जयाल आपका। देहरादून में होने वाले इन 2 कार्यक्रमों के चलते कल का दिन देहरादून में दिक्कतों से भरा हो सकता है और किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की दिक्कत ना हो, ट्रैफिक भी ठीक रहे, इसके लिए पुलिस ने प्लानिंग शुरू कर दी है। भड़काऊ बयान और सोशल मीडिया पोस्ट पर भी अपनी नजर रखेगी, तो पुलिस की तरफ से ये नजर रखी जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हरिद्वार के दौरे पर रहे, यानी कि कल उनका हरिद्वार का दौरा रहा और जहां पर उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में आयोजित वेद विज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लोकसभा सांसद और यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सत्यपाल सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ भटके हुए लोग भारत की प्रगति को नहीं पचा पा रहे हैं, उन सभी लोगों का पाचन ठीक करना होगा। और बड़ी खबर देहरादून से, उद्योगपति सुधीर वेंडलास को शनिवार को भी जमानत नहीं मिल पाई है। सीबीआई की 1 दिन की रिमांड खत्म हो गई। कोर्ट में पेशी के बाद सुधीर वेंडलास को जेल भेज दिया गया। उधर बचाव पक्ष ने जमानत के लिए याचिका दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। मामले में अब 2 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। आतंकी हमले में शहीद हुए चमोली के वीरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार अब जम्मू कश्मीर के राजौरी में किया जा सकता है। आतंकी हमले में शहीद हुए वीरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर क्षत विक्षत हो गया है, जिसके चलते उनके शव को उनके पैतृक गांव नहीं भेजा जा सका है। शहीद के परिजनों को अब राजौरी ही बुलाया गया है। परिजनों को सेना के हेलीकॉप्टर से राजौरी भेजा जा रहा है। शहीद वीरेंद्र सिंह चमोली के नारायण बगड़ के बमियाला गांव के रहने वाले थे और 15वीं गढ़वाल राइफल में नायक के पद पर तैनात थे। वीरेंद्र अपने पीछे पत्नी और 2 बेटियों को छोड़कर गए हैं।
जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए राइफलमैन गौतम कुमार के परिजनों को भी सेना की ओर से राजौरी बुलाया गया है। सेना की ओर से हेलीकॉप्टर से परिजनों को राजौरी ले जाया गया है। गौतम के बड़े भाई समेत चचेरा भाई, जीजा और मामा को सेना की ओर से राजौरी भेजा गया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि शहीद गौतम कुमार का अंतिम संस्कार भी राजौरी में ही किया जाएगा। हालांकि परिजन गौतम का अंतिम संस्कार कोटद्वार में करने की मांग कर रहे हैं। नैनीताल में क्रिसमस का वीकेंड शुरू हो गया है और प्रशासन के लिए क्राउड मैनेजमेंट करना यानी कि भीड़ को मैनेज करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। 3 दिनों की लंबी छुट्टी के दौरान होटल पैक हो गए हैं, तो नैनीताल पर प्रेशर भी है। हालांकि नैनीताल आने वाले टूरिस्ट के लिए पुलिस ने खासी व्यवस्थाएं की हुई हैं। नैनीताल में 70% पार्किंग पैक होने के बाद शहर से बाहर रूसी और नारायण नगर में गाड़ियों को पार्क किया जाएगा, तो वहीं पार्किंग नहीं होने से भवाली से रूसी की तरफ गाड़ियों को भेजा जाएगा। वहीं शटल सेवा से ही पर्यटकों को शहर में लाया जाएगा। नैनीताल शहर की जितनी भी पार्किंग्स हैं, जब वो 70 से 80% फुल हो जाती हैं, उसके बाद हम रूसी बाईपास से शटल सर्विसेज स्टार्ट करते हैं और उन्हीं के माध्यम से टूरिस्ट को नैनीताल सिटी में लाया जाता है। और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको एक अच्छा स्टे एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे दे सकें और ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुचारू रखें। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं क्रिसमस और न्यू ईयर की। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए तीर्थ नगरी ऋषिकेश में खास इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही यहां पर आसपास के क्षेत्र में होटल और रिजॉर्ट में 80% ऑनलाइन बुकिंग फुल हो चुकी है। ऋषिकेश में क्रिसमस और नए साल के जश्न की पूरी तैयारी हो चुकी है। जश्न के लिए ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र के सभी होटल करीब फुल हो चुके हैं, जिसमें पर्यटक से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। बुकिंग अच्छी आ रही है, न्यू ईयर की बुकिंग तो अच्छी है। और बाकी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी, जो भी इन्वेस्टर समिट में आए थे और उन्होंने इसको प्रमोट करने के लिए G20 में भी बैंक्वेट हॉल्स को उन्होंने जो स्लोगन दिया, मेड इन इंडिया को, बहुत अच्छा स्लोगन दिया। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में चहल पहल शुरू हो गई है। वहीं आने वाले पर्यटकों के लिए उत्तराखंड के गीत संगीत, पहाड़ी खानों के साथ साथ एडवेंचर एक्टिविटी का भी पूरा इंतजाम किया गया है, जिससे 2023 की विदाई और 2024 का शानदार आगाज हो सके। साल पे होटल व्यवसाय थोड़ा अच्छा है। अभी 25 दिसंबर 24 दिसंबर फुल है, पैक है पूरा। और न्यू ईयर का भी काफी क्वेरी है और वो भी मेरे ख्याल से 4 दिन खुल जाएगा। अगर आप भी अपने नए साल के जश्न में 4 चांद लगाना चाहते हैं तो जल्द ऋषिकेश चले आइए, क्योंकि यहाँ पहाड़ के खूबसूरत नजारों के साथ एडवेंचर का मजा भी आप ले सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। और पहाड़ों में लगातार ठंड भी बढ़ती जा रही है, जिसके बाद जगह जगह पर प्राकृतिक झरने भी जम चुके हैं। पीने का पानी भी जमने की कगार पर है। हालांकि मौसम विभाग ने पहाड़ों में 2 दिन के बाद मौसम बदलने का पूर्वानुमान जताते हुए बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जरूर जारी की है, लेकिन उससे पहले पहाड़ों में पड़ रही सूखी ठंड से लोगों के हाल बेहाल हो गए हैं और सड़कों पर पिछले दिनों हुई बर्फबारी से लोगों को चलने में भी दिक्कत हो रही है। उत्तरकाशी के जंगलों में आग लगने के मामले लगातार सामने आ रखे हैं और वन विभाग ने डूंडा मुखेम रेंज में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मामले की जांच करेगी। पिछले 6 दिनों से भीषण आग लगी हुई है। जिला मुख्यालय के आसपास के जंगलों समेत मुखेम और डूंडा रेंज के वन आग से धू-धू कर जल रहे हैं। अपर यमुना प्रभाग के जंगलों में आग से चारों तरफ धुआं छाया हुआ है। 6 गांव में जंगल की आग से करीब 3.2 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है।
इसी क्रम में आज विभिन्न रेंजों में मुकदमे दर्ज किए गए, साथ ही साथ थाने में जाकर दोषी के विरुद्ध, अज्ञात के विरुद्ध FIR दर्ज की गई। इसी क्रम में पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीमें भी बनाई गई, जो कि गांव-गांव जाकर अपराधी का पता करेंगे और जो भी इसमें संलिप्त होगा, जो भी वनाग्नि की घटनाओं में दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।